हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजीव और आज से हम लोग क्लास 9th का नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हमारा जो पहला चैप्टर है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी इस चैप्टर में हमें क्या स्टडी करना है, हमारे सराउंडिंग में जो मैटर्स प्रेजेंट है उसके बारे में हमें स्टडी करना है। और इसके साथ साथ हमें मैटर के क्लासिफिकेशन और मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैटर की डेफिनेशन को समझेंगे कि मैटर की डेफिनेशन होती क्या है, ठीक है, और उसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो मैटर, सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, मैटर, कि आखिर मैटर क्या होता है। क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है, अगर हमें पूरे चैप्टर को समझना है अच्छी तरीके से तो हमें मैटर को अच्छी तरह से समझना जरूरी है, क्योंकि पूरा जो चैप्टर है वो आपका मैटर पे बेस्ड है। तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, या आप यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम। क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम, इज नॉन एज मैटर। क्या हमने लिखा है यहाँ पे, एनीथिंग दैट हैज मास, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास होता है और जो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, या आप कह सकते हैं किसी स्पेस को कवर कर सकता है, या आप स्पेस की जगह कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। एनीथिंग दैट हैज मास, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मास हो और जो किसी स्पेस को कवर करता हो, वो आपका क्या है, मैटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस मार्कर को समझ सकते हैं, ये मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ मास है और ये एयर के कुछ ना कुछ स्पेस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो ये क्या है, एक मैटर है। अगर हम अपने आसपास देखें डेली लाइफ में तो हमें क्या ऑब्जर्व होता है कि हम मैटर से घिरे हुए हैं। कैसे, हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं उनका कुछ ना कुछ मास है और वो किसी ना किसी स्पेस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, किसी वॉल्यूम को कवर कर रहा है। तो वो क्या है, मैटर। इनफैक्ट मैं और आप भी क्या है, एक मैटर है, क्योंकि हम भी अर्थ की सरफेस पे स्टैंड कर रहे हैं। तो हम अर्थ की सरफेस को कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, या उसके वॉल्यूम को कवर कर रहे हैं। तो हम लोग क्या है, मैटर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम डेली लाइफ में चारों तरफ मैटर से क्या हुए हैं, घिरे हुए हैं, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। दूसरे लैंग्वेज में आप ये भी कह सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा यूनिवर्स है वो दो चीज़ों से मिलकर ही बना हुआ है, मैटर एंड एनर्जी से, ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ हम एक और पॉइंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जिसका कुछ मास हो और जो किसी स्पेस या वॉल्यूम को कवर करता हो, वो क्या होता है, हमारा मैटर होता है। और इन मैटर्स को हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपके जो सेंस ऑर्गन है, आँख है आपके, ठीक है, तो और जो है तो उनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। तो हम इन मैटर्स को अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेंस्ड कर सकते हैं। सेंस्ड करने का मतलब फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं इसमें, इट कैन बी या दे कैन बी सेंस्ड, दे कैन बी सेंस्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन, यानी जो हमारे सेंस ऑर्गन है उनके थ्रू हम इन्हें क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। हमारे सेंस ऑर्गन यही तो बताते हैं। यानी सेंस ऑर्गन के थ्रू सेंस्ड करने का मतलब है कि यहाँ पे आप उस चीज़ को सी कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे मैं इस मार्कर को देख सकता हूँ, सी, या टच कर सकते हैं, या आप उसे क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्या होता है मैटर, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ मास हो और जो किसी स्पेस या वॉल्यूम को कवर करता हो, वो हमारा क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। और इन मैटर्स को हम अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू सेंस करने का मतलब है सी देखना, टच करना, टेस्ट करना, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। क्लियर है। अब अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो मैटर, जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ जो है उसकी कुछ ना कुछ बेसिक यूनिट होती है, उन बेसिक यूनिट से मिलकर बना होता है। इसी तरीके से जो मैटर भी है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम ये लिख सकते हैं मैटर में कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल से। अब इसका एक अपना मीनिंग होता है, इस स्टेटमेंट का एक अपना स्पेशल मीनिंग होता है। क्या, कि अगर मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इसका मीनिंग क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि मैटर जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस। यानी अगर कोई ये लगातार नहीं है, कंटिन्यूस नहीं, ये कहीं ना कहीं बीच में क्या हो रखा है, ब्रेक हो रखा है। क्यों, क्योंकि ये किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से,
ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ, हम ये पढ़ तो लेते हैं कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, लेकिन ये स्टेटमेंट हमें क्या बताता है? ये स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस, मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस, मैटर जो होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। कंटिन्यूअस ना होने का मतलब है कि इसमें बीच बीच में क्या रहते हैं? ब्रेक रहते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस अगर रहता तो कोई ब्रेक नहीं रहता, बिल्कुल ठीक है, कंटिन्यू करता है एक साथ में, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं, इसका मतलब बीच बीच में क्या है? ब्रेक है। तो हमने क्या देखा कि मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी मास को, जिसका कुछ मास हो और जो किसी स्पेस को कवर करता हो या किसी वॉल्यूम को कवर करता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर जो है उसे हम अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू सेंस कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैटर जो होता है वो छोटे छोटे, जैसे हर चीज़ किसी बेसिक यूनिट से मिलकर बनी होती है, इसी तरह से मैटर भी जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब ये होता है कि मैटर जो होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। क्लियर है बच्चों आपको मैटर के बारे में? अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लास, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी अब हमें मैटर के जो पार्टिकल्स है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करना है। ये स्टडी करना हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि मैटर जो होते हैं उनकी बेसिक यूनिट वो किससे मिलकर बने हुए हैं? पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं। अगर हम पार्टिकल्स के नेचर के बारे में स्टडी कर लेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो हमें मैटर के बारे में भी काफी सारी जानकारियां मिलती हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी हमें मैटर के जो पार्टिकल्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करना है कि उनकी खासियत क्या क्या होती है। पहला पॉइंट अगर हम देखें तो हम ये लिख सकते हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट जो होता है हम ये लिखते हैं कि पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मैटर, पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मैटर are very small in size, मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ मैटर का मींस क्या है? मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है वो साइज में क्या होता है? बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है आपका, हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स हैव, या ऐसे लिखेंगे हम, देयर इज एन empty space, there is an empty space between particles known as interparticle space, interparticle space। क्या लिखा है हमने? देयर इज एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। अभी हमने पढ़ा था कि जो मैटर होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, वो पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। अब इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस होता है, खाली जगह होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरपार्टिकल स्पेस कहते हैं। हमने क्या राइट डाउन किया? देयर इज एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इंटरपार्टिकल स्पेस कहते हैं। और ये पॉइंट आप लोग बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। क्यों? जब आप मैटर की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यानी मैटर के टाइप्स, मैटर में पढ़ेंगे कि मैटर को किस तरह से क्लासिफाइड किया गया, तो वहाँ आप मैटर के अलग अलग स्टेट्स पढ़ेंगे। उन स्टेट्स में ये जो पॉइंट है बहुत ज्यादा काम करता है उन स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए या कंपैरिजन करने के लिए। तो जो इंटरपार्टिकल स्पेस है वो मैटर के स्टेट्स में कंपैरिजन करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। इस चीज को हम एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं कि क्यों पार्टिकल्स के बीच में, मैटर के दो पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस होता है। कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? आपने पानी लिया, किसी बीकर में आप पानी लीजिए और उस पानी में आप सॉल्ट को डिसॉल्व कर दीजिए, ठीक है। आप बीकर में वाटर को लीजिए और उसमें सॉल्ट को डिसॉल्व अगर आप करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जो वाटर का लेवल है, आपने जब पानी स्टार्टिंग में लिया था तो वाटर का लेवल को मार्क कर लीजिए कि वाटर का लेवल कहां तक है। अब आप अगर उसमें सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो आप क्या पाते हैं? आप ये देखते हैं कि जो हमारे वाटर का लेवल था उसमें कोई फर्क नहीं आता, जो कि हमें ये बताता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ क्या है? स्पेस है, जहां पर हमारा सॉल्ट का मॉलिक्यूल गया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरपार्टिकल स्पेस कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो
तो हमने किस तरीके से ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखा। अगर कभी एक एग्जांपल आ जाए या ऑब्जर्वेशन आ जाए तो आप बता सकते हैं कि आप एक बीकर लीजिए, टेक अ बीकर, उसमें आप कुछ वाटर को लीजिए और वाटर के लेवल को क्या कर लीजिए, मार्क डाउन कर लीजिए कि हाँ यहाँ पे वाटर का लेवल कितना है। अब आप उसमें सॉल्ट को डिसॉल्व करें तो आप क्या देख पाएंगे, आप ये देखेंगे कि जो वाटर का लेवल है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि हमें ये बताता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ क्या है, हमारा स्पेस है, जिसे हम क्या कहेंगे, वाटर के पार्टिकल्स कह सकते हैं, मॉलिक्यूल या पार्टिकल, मॉलिक्यूल क्या बेसिकली पार्टिकल है, ठीक है, उनके बीच में कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं। और ये इंटर पार्टिकल स्पेस हमें क्या मदद करेगा आगे जाकर, ये हमें मदद करेगा जो हमारे मैटर के जो अलग अलग स्टेट्स है, जब हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे मैटर का, तो अलग अलग स्टेट्स पढ़ेंगे तो उन स्टेट्स की कंपैरिजन के बारे में कंपैरिजन करने के लिए हमें ये पॉइंट क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो ये है कि पार्टिकल्स आर नॉट स्टेशनरी, पार्टिकल्स आर नॉट स्टेशनरी, पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्टेशनरी नहीं होते हैं, पार्टिकल्स आर नॉट स्टेशनरी, दे आर इन अ कांस्टेंट फेस ऑफ मोशन, कांस्टेंट फेस ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या है बच्चों, इस लाइन का, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेस्ट पोजीशन में होते हैं, स्टेशनरी का मतलब रेस्ट पोजीशन में नहीं होते, वो कंटिन्यूस क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, नहीं मूव करते रहते हैं। अब इस स्टेटमेंट को भी एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं। जब एक पर्सन, कोई भी पर्सन है, वो मान लीजिए परफ्यूम लगाकर किसी कमरे में एंट्री करता है और वो एक साइड में खड़ा रहता है, तो उससे कुछ डिस्टेंस पे जो दूसरा पर्सन है उसे उस परफ्यूम की स्मेल क्या होती है, फील होती है, वो मतलब स्मेल कर सकता है उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि जो परफ्यूम के पार्टिकल्स है वो स्टेशनरी नहीं है, वो कंटिन्यूस क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे स्टेशनरी नहीं होते, वो हमारे कंटिन्यूस कांस्टेंट फेस में लगातार क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। हाँ, इस मोशन पे इफेक्ट पड़ता है, वो उसकी एक अलग कंडीशन है, वो अब हम नेक्स्ट पॉइंट में समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे स्टेशनरी नहीं होते हैं, वो हमारे कांस्टेंट फेस ऑफ मोशन में क्या करते रहते हैं, कांस्टेंट फेस में हमारे मोशन करते रहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, पार्टिकल्स मोशन। जैसा कि मैंने बताया कि इस मोशन पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन किस तरीके से, उसके लिए यहाँ पे कंडीशन है, पार्टिकल्स मोशन इंक्रीजेज, पार्टिकल्स मोशन इंक्रीजेज, पार्टिकल्स का जो मोशन है वो इंक्रीज हो जाता है, पार्टिकल्स मोशन इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, विद राइज इन टेम्परेचर। यानी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो हमारे जो पार्टिकल्स का मोशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब इसे किस ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं, अगर दो बीकर आप लेते हैं, एक में आप नॉर्मल वाटर लें, एक में आप हॉट वाटर लें, और हॉट वाटर में अगर आप किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो हॉट वाटर में जो सॉल्यूट का मतलब जो मटेरियल सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है, जो हमारा जो मटेरियल है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जा सकता है। जैसे अगर हम वाटर में चीनी को डाल रहे हैं तो वाटर हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा, और चीनी जो है हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा, और पूरा मिक्सचर हमारा क्या कहलाता है, पूरा जो है हमारा सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम दो बीकर लें, एक में नॉर्मल वाटर लें, एक में हम क्या लें, हॉट वाटर लें, और अब हम किसी सॉल्यूट को, जैसे मान लीजिए शुगर को ही हम ले लेते हैं, शुगर को हॉट वाटर में डिसॉल्व करें और नॉर्मल वाटर में डिसॉल्व करें, तो किसमें वो तेजी के साथ डिसॉल्व होगा, तो वो डिसॉल्व होगा हमारा हॉट वाटर में। रीजन क्या है, जब आपने उस पानी को गर्म किया तो पानी को गर्म करने के साथ, यानी जो आपने हॉट वाटर लिया है, टेम्परेचर आपने वहाँ पे क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब इंक्रीज करने से क्या होता है, जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं, टेम्परेचर को जब इंक्रीज करते हैं तो किसी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी या पार्टिकल्स की हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, उसे एनर्जी मिलती है। और जब वो एनर्जी मिलती है तो दो चीज़ें इंक्रीज होती है एनर्जी मिलने से, एक कि वो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है उनके साथ बहुत लगातार कंटिन्यूस तेजी के साथ अब क्या कराते हैं, कोलाइड करता है, यानी हमारी किस चीज़ की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है, किस चीज़ की, टेम्परेचर को राइज करने से हमारा मोशन काइनेटिक एनर्जी मिला पार्टिकल्स को। हमने पहले यहाँ पे स्टेटमेंट जो लिखा है वो ये लिखा है कि टेम्परेचर को जब हम राइज करते हैं तो पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज हो जाता है। अब हम उसका एक्सप्लेनेशन समझ रहे हैं कि जब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल्स को या आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी गेन होती है, और उस एनर्जी को गेन करने के साथ वो क्या करता है, दो चीज़ें होती हैं, किस चीज़ की, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितने तेजी से होना, तो फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की इंक्रीज हो जाती है, एक तो हो जाती है कोलिजन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, और दूसरा जो फोर्स है
उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। अब ये कौन सा फोर्स और कौन सा कोलिजन, जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल है वो बहुत तेजी के साथ अब क्या करते हैं, सॉल्यूट के साथ कोलाइड करते हैं। कोलाइड का मतलब टकराते हैं, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए पहले उनकी फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर टाइम में कुछ थी, 10 थी, ठीक है, 10 बार वो टकरा रहे थे मान लीजिए 2 सेकंड में। लेकिन जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो वही जो मॉलिक्यूल्स है या पार्टिकल्स है वही 2 सेकंड के अंदर 10 बार नहीं 50 बार उसके साथ क्या करेंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल के साथ कोलिजन करेंगे या कोलाइड करेंगे। और जो स्पीड से कोलाइड करेंगे, यानी जो फोर्स, जिस फोर्स से कोलाइड करेंगे उस फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जिससे क्या होता है, हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स टूटना शुरू हो जाते हैं और वो अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे, पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज हो जाता है किसके साथ, जब हम टेम्परेचर में राइज करते हैं। यानी अगर हम किसी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, किसी मैटर का, तो उसके अंदर जो मौजूद हमारे पार्टिकल्स हैं उनका मोशन इंक्रीज हो जाएगा। किस तरीके से, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। काइनेटिक एनर्जी कौन गेन करेगा, टेम्परेचर के राइज करने से, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाई पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेते हैं, और जब ये पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेते हैं तो क्या चीज़ें होती हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। किस चीज़ की, एक तो कोलिजन की और दूसरा हमारे फोर्स की, कि वो बहुत तेज़ी के साथ अब टकराना शुरू हो जाते हैं फोर्स के साथ, और वो कम टाइम में बहुत ज़्यादा बार क्या करते हैं, कोलाइड करने लगते हैं, यानी पहले के कंपैरिजन में। तो अगर हम हॉट वाटर में अपने शुगर को डिसॉल्व करें और नॉर्मल वाटर में डिसॉल्व करें, तो हॉट वाटर में जो शुगर है यानी जो सॉल्यूट है वो तेजी के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं चारों पॉइंट्स फिर से आपके लिए रीड आउट कर दे रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में हमने फर्स्ट पॉइंट देखा कि जो पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मैटर, यानी मैटर जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है वो साइज में बहुत ही स्मॉल होते हैं। सेकंड पॉइंट, देयर इज एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल नॉन एज इंटर पार्टिकल स्पेस। पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है जिसे हम इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं। इसको मैंने एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी समझा है कि अगर आप बीकर में वाटर लेते हैं और वाटर का लेवल मार्क कर लेते हैं और फिर आप उसमें सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि वाटर के लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि हमें ये बताता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है जिसे हम क्या कहेंगे, इंटर पार्टिकल स्पेस कहेंगे। और ये इंटर पार्टिकल स्पेस हमें और किस चीज़ के बारे में बताएगा, जब हम मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमारे उसमें स्टेट्स आएंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, जिसके बारे में आगे आपको पढ़ना है। तो उनके बीच कंपैरिजन करने के लिए ये पॉइंट हमारे लिए बहुत मदद करेगा। ठीक है, और इस पॉइंट की और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस आगे जाके हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे कुछ टर्म्स पढ़ने वाले हैं जहां पर भी ये पॉइंट क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। थर्ड पॉइंट था पार्टिकल्स आर नॉट स्टेशनरी या रेस्ट कह सकते हैं, दे आर इन अ कांस्टेंट फेस ऑफ मोशन। पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे कांस्टेंट नहीं होते, वो कंटिन्यूअस क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको परफ्यूम वाले एग्जांपल समझाया। लास्ट पॉइंट था पार्टिकल्स मोशन इंक्रीजेज विद राइजिंग टेम्परेचर। जब हम किसी मैटर का टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसके साथ साथ उसके पार्टिकल्स का जो मोशन है वो इंक्रीज हो जाता है। मोशन इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स उन्हें काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और काइनेटिक एनर्जी मिलने के साथ साथ क्या चीज़ें होती हैं, एक कि वो बहुत तेज़ी के साथ किसी दूसरी चीज़ से टकराते हैं, और फोर्स जो है वो भी क्या हो जाता है, हमारा इंक्रीज हो जाता है। इसको हमने कैसे समझा कि दो बीकर लिए, एक में हॉट वाटर और एक में नॉर्मल वाटर। अगर हम हॉट वाटर में हम क्या करें, शुगर को डिसॉल्व करें तो वो तेज़ी से डिसॉल्व होगा। अगर पेपर में आता है कि वाई शुगर डिसॉल्व क्विकली इन हॉट वाटर, तो आप ये रीजन लिख सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर को राइज करने से वहाँ पे पार्टिकल्स का मोशन क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। क्लियर है बच्चों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी तक बच्चों हमने ये जाना कि मैटर क्या होता है और जो मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने समझा। अब हम मैटर को क्लासिफाइड करेंगे। तो मैटर को दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। किस तरीके से, एक तो अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, जिसे हम फिजिकल क्लासिफिकेशन भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, और दूसरा जो इसे क्लासिफाइड किया गया वो किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया, कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, कंपोजिशन। किसकी कंपोजिशन, पार्टिकल्स की कंपोजिशन, या आप कह सकते हैं अरेंजमेंट। कंपोजिशन का मतलब किसकी कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स, कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स, या आप कह सकते हैं अरेंजमेंट। क्या कह सकते हैं, अरेंजमेंट, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट। ठीक है, और इसको हम कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, यानी अपीयरेंस मतलब दिखना, जैसे हमें दिख रहा है मैटर,
कैसा दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग एक तो क्लासिफाइड किया गया है, जिसको हम फिजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। और उसका कंपोजिशन कैसा है, कंपोजिशन का मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल्स अरेंज है वो किस तरीके से अरेंज हो रखे हैं। जब आपसे केमिकल क्लासिफिकेशन कहता है तो केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स या जो भी एटम्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके से अरेंज है, तो उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो मैटर को किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया। एक तो हमारा सॉलिड स्टेट होता है, क्या होता है, सॉलिड स्टेट। दूसरा हमारा होता है लिक्विड स्टेट, क्या होता है बच्चों, लिक्विड स्टेट। उसके बाद हमारा थर्ड जो होता है वो होता है हमारा गैसियस स्टेट, क्या होता है, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, ठीक है। और अगर केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर में, एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर में। तो ये जो क्लासिफाइड किया गया है ये किसके अकॉर्डिंग है, अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कंपोजिशन, पार्टिकल की कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। अभी हमें इस चैप्टर में जो स्टडी करना है वो हमें करना है फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी इस चैप्टर में हमें जो है मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी अपीयरेंस के अकॉर्डिंग जिस तरह से मैटर को क्लासिफाइड किया गया, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। इसके अलावा हम 2 स्टेट और स्टडी करेंगे जो होंगे हमारे प्लाज्मा, क्या, प्लाज्मा, और एक हमारा होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, क्या होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये 2 स्टेट हमें और एक्स्ट्रा क्या करने हैं, स्टडी करने हैं। तो कुल मिलाकर हमें 5 स्टेट्स को स्टडी, जो आपके मेन है वो है आपके सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। क्लियर है बच्चों, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो फिजिकल अपीयरेंस है हमारा, फिजिकल क्लासिफिकेशन है जो हमारा, जिसमें हमने सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट्स को देखा, और अदर 2 स्टेट हमारे जो प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।